नमस्कार साथियों। आज हम लोग सीटेट के जो है कि पेपर 2 कक्षा 6 से 8 के सीडीपी का सेट नंबर 5 कर रहे हैं किरण पब्लिकेशन का। तो आइए हम लोग चलते हैं पहले नंबर के प्रश्न में। पहला प्रश्न है आपका दिया हुआ, योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपका पहला दिया हुआ है, छात्र असहिष्णु होते हैं, वह भेदों को स्वीकार नहीं करते। दूसरा, विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करते हुए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि जो छात्र होते हैं, ठीक है, उसमें जो योग्यता या योग्यता का समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में वो जो है कि अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। ये आपका जो है कि सही है। क्यों? क्योंकि जो है कि अध्यापकों को जो बहुस्तरीय शिक्षण है वो किसी न किसी बौद्धिक स्तर और योग्यता समूहकरण को उच्च बौद्धिक स्तर के लोगों को एकत्रीकरण करते हैं, और उच्च बौद्धिक स्तर वाले लोग को एकत्रीकरण शिक्षा अधिगम व्यवस्था में लाभकारी होता है। इसी वजह से ये आपका हो जाएगा, विभिन्न योग्यता वाले समूह को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, रचनात्मक, पहला ऑप्शन दिया आपका, रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों को की उपलब्धि एवं श्रेणीकरण। दूसरा है, रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए, रचनात्मक आकलन कभी कभी जो है संकलनात्मक हो सकता है, क्योंकि ये विपरीत होता है और ये दोनों रूपों में होता है। रचनात्मक आकलन विद्यार्थी को जो है कि वो फीडबैक प्रदान करता है। जो फीडबैक होता है, विद्यार्थी कितने अच्छे से पढ़े हैं या उसने पेपर में कितने मार्क्स लाए हैं, ये सब फीडबैक प्रदान करता है, और जिससे उसकी जो है कि त्रुटियां पता चलती है कि मुझे कहाँ, विद्यार्थियों को कहाँ क्या समझने में परेशानी है, क्या दिक्कत है, तो वो उसके अनुसार जो है कि वो उसको सही करता है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब आगे का प्रश्न दिया हुआ है, तीसरा नंबर में, एक अध्यापक किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पना मानचित्र का निर्माण करने को कहता या कहती है, वह है। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, सॉरी 4। रचनात्मक आकलन कर रहा है या रही है। अब 4 नंबर का प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम पूर्ण शोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो देखिए, ये हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 4 का है। बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण शोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन का क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 4। यह समाधान की तार्किक सुसंगतता को परीक्षण करता है। देखिए कैसे होगा समाधान की तार्किक सुसंगतता को परीक्षण करना का मतलब यह वाक्य जो है ब्लूम के पूर्ण शोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। देखिए, ब्लूम का जो है कि वर्गीकरण में क्या कहा गया, विद्यार्थी को जो शिक्षा है वो अनेक शिक्षाविदों ने शिक्षण व्यवस्था को स्थापित करने के लिए योजनाओं का उल्लेख किया है। अब प्रश्न नंबर 5 में दिया हुआ है आपका कि वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक या अध्यापिका के निम्नलिखित मूल्यों में किसे विश्वास व्यक्त करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 3, छात्रों के सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। क्योंकि क्योंकि जो वंचित शिक्षार्थी का जो साथ जो व्यवहार करने का जो संदर्भ होता है, अध्यापक अध्यापिका को छात्र के सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में विश्वास व्यक्त कराना चाहिए। क्योंकि समावेशी शिक्षा में समाज में सभी वर्ग के छात्रों को शिक्षा की मुख्य धारा समाविष्ट करने, उनकी शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। तो समावेशी शिक्षा में सभी वर्ग के लोग शिक्षा अध्ययन करते हैं, इसी इसी वजह से। अब प्रश्न नंबर 6 में आते हैं। 6 नंबर का प्रश्न करा, निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने यानी कि स्टूटरिंग की समस्या से निपटा जा सकता है। तो देखिए, कई कई विद्यार्थी जो है कि पढ़ने में जो है हकलाते हैं, उसे जो है कि पढ़ने में परेशानी होती है। तो ये जो इसका जो सही ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन नंबर 4 होगा, प्रवृद्धि वाक्य यानी कि प्रोलोंग्ड स्पीच। प्रोलोंग्ड स्पीच, देखिए यहाँ पे प्रोलोंग्ड स्पीच ये क्या है, प्रवर्धित वाक्य। प्रवर्धित वाक्य पद्धति का उपयोग करते हुए जो है कि
जो हम लोग करते हैं वो हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। इसमें विशेष शब्द का बार बार उच्चारण करवाकर इसका निदान संभव है। तो जो प्रवर्तित वाक्य होता है इसमें क्या होता है कि विशिष्ट रूप से जो विशेष वाक्य होता है उसका हम बार बार उच्चारण करवा के इसका निदान संभव कर सकते हैं। हकलाने का जो ये समस्या है बच्चों में आत्मविश्वास की कमी, ये जो हकलाने की जो समस्या होती है कई बच्चों में आत्मविश्वास की कमी साथ ही साथ जो है कि संवेगात्मक अस्थिरता को जन्म देती है, जिससे उसके बच्चा के शिक्षा और जीवन दोनों क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। अब प्रश्न नंबर 7 में आते हैं। 7 नंबर का प्रश्न बोल रहा है सीखने में असक्त बच्चों को के संदर्भ में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगम अधिगनात्मक तकनीकी जैसी तत्काल सूचनात्मकता, बुद्धिपूर्वक गवेषणा तथा सामग्री प्रबंध का उत्तोलक निम्नलिखित में से किस प्रारूप का संबंध है? तो देखिए, ये जो सीखने में जो अशक्त बच्चे जो है कि पढ़ने में, मौखिक अभिव्यक्ति में, गणित में, शब्दों की वर्तनी में, तर्क शक्ति को समझने आदि में कमजोर होते हैं। यानी कि जो जो बच्चे सीखने में अशक्त होते हैं वो ये सब चीज में जो है कि काफी है, गणित में उसको परेशानी होती है, मुख से मौखिक अभिव्यक्ति में परेशानी होती है, पढ़ने लिखने में परेशानी होती है, वर्तनी तर्क शक्ति सोचने को समझने में ये सब कमजोर होते हैं जो अशक्त बच्चे होते हैं, यानी कि डिसेबल जो चिल्ड्रेन होते हैं। तो उसको जो है कि तत्काल में जो है ऐसे बच्चों को जो है कि संबंध प्रदान करना, संबंधता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगानात्मक तकनीकी जैसे कि तत्काल सूचनात्मकता, बुद्धिपूर्वक गणवेषणा तथा सामग्री प्रबंधन का उत्तोलक संगठित अधिगम की आवश्यकता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संगठित अधिगम। अब 8 नंबर का क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा वह है। देखिए, समावेशी के बारे में हम लोग, समावेशी शिक्षा के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। समावेशी शिक्षा क्या होता है, जहाँ जो है सभी प्रकार के बच्चे अध्ययन करते हैं, अलग अलग धर्म समाज से आए हुए बच्चे सब एक साथ मिलकर के समान शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, वहाँ अध्यापक जो है कि जितना भी अधिगम, जितने भी बच्चे होते हैं उसके लिए अलग 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 प्रकार के सार्थक रूप से अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। यानी कि अलग अलग रूप से जो आए हुए बच्चे होते हैं अलग अलग जगह से, वो सब के जो है अनुभव लेकर के शिक्षक एक परिवेश का निर्माण करते हैं। इसके लिए अध्यापक का भूमिका जो है कि काफी महत्वपूर्ण होता है, वो क्योंकि बालक का जो समाजीकरण को मजबूत करता है और उसके भविष्य की योजनाओं में सामंजस्य स्थापित करता है, उन्हें शिक्षित करता है और समावेशी कक्षा का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होता है। तो समावेशी शिक्षा का ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आते हैं समस्याओं को अधिगत करने के लिए संभावना से दृष्टि में बच्चों, तो ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन, अध्यापक प्रत्येक अधिगम कर्ता को वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद का प्रश्न दिया है 9 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य यानी कि असाइनमेंट प्रभावशाली विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है? तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया है आपका, विभिन्न विषयों का ध्यान में रखते हुए विज्ञान की नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना, संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उसे अपनी पाठ्य पुस्तक के शीघ्र समाप्त करने देना, अन्य विद्यार्थियों की तुलना में समान प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास उसे अपने समय वयस्की साथियों के अनुशिक्षण देने के लिए कहना, ताकि उसकी शक्तियों को दिशा मिल सके तथा वो व्यस्त हो। देखिए, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। देखिए, ऐसा इसीलिए निर्माण करना, ये जो है कि क्योंकि ये जो है प्रतिभाशाली विद्यार्थी की विभिन्न विषयों के मूल तत्वों एवं विज्ञान के मानदंडों को पूरा करने के लिए उचित और कुशल नेतृत्व कर संपादन कर सकता है, अतः इसकी कुशलता एवं उच्च समन्वय के रूप में उभरनी चाहिए। तो देखिए, ये जो विषय जो होता है विद्यार्थियों के लिए अलग अलग विषय होता है, उसमें से अलग अलग विषय में जो है कि जिस विद्यार्थी को जिस विषय में रुचि है, रुचि को ध्यान में रखते हुए विज्ञान के लिए जो है विज्ञान ऐसा तो साइंस का तो सभी स्टूडेंट को रुचि होता है कि साइंस का जो है कि पेपर पढ़े, क्यों ना सारे विद्यार्थी साइंस के पेपर पढ़ते हैं। तो उसको क्या है कि एक कॉमन सा सब्जेक्ट दिया गया,
कि आप जो है कि विज्ञान का जो है कि एक नया आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करिए, ठीक है, जो काफी प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उपयुक्त है, ठीक है, क्योंकि वो जो है कि प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होता है वो विभिन्न विषयों के मूल तत्वों एवं विज्ञान के मानदंडों को पूरा करने के लिए उचित और कुशल नेतृत्व प्रदान करता है। इसीलिए जो है कि कुशलता और उच्च समन्वय को उभारने के लिए जो है बच्चों को ये प्रभाव ये असाइनमेंट वर्क दिया जाता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, ये देखते हैं 10 नंबर। बोल रहा है विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण संस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? देखिए, बच्चे विद्यालय जो छोड़ देते हैं तो सबसे अनिवार्य पाठ्यचर्या को जो है स्वीकार नहीं कर पाते। जो बच्चे सबसे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते हैं वो बच्चे जो है कि विद्यालय को छोड़ देते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब आगे का प्रश्न है, बोल रहा है अधिगम अक्षमता क्या है। देखिए, अधिगम अक्षमता जो है ये क्या होता है। अधिगम अक्षमता जो है सामान्य या उससे अधिक बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं उसमें पाए जाते हैं। जो बच्चे का सामान्य बुद्धि है या उससे अधिक बुद्धि है उसमें ये अधिगम क्षमता अक्षमता पाया जाता है। क्या होता है इसमें, अधिगम जो अक्षमता वाले बच्चे होते हैं वो विभिन्न बीमारियां होती है उसमें, जैसे कि डिसलेक्सिया यानी कि डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसफेजिया या डिस्थीमिया, ये अलग अलग जो है कि बीमारी होती है। ठीक है, जो इन बच्चों को परिवार को वातावरण में जो है सुधार और उनके प्रति सकारात्मक व्यवहार अपनाने हेतु प्रेरित किया जाता है, इसको अधिगम अक्षमता कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में पाई जाती है, यानी कि जो बच्चे को ज्यादा बुद्धि होता है या सबसे कम बुद्धि होता है उसमें होता है ये परेशानी। अब 12 नंबर का प्रश्न में बोला जा रहा है कि समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल है जहाँ, देखिए समस्या समाधान जो है कि उस विद्यालयों में सफल है जहाँ पर कि परिवर्तनशील, हाँ, और लचीली पाठचर्या है, क्योंकि वह समस्याओं का समाधान जो है अतिशीघ्र कर लेता है और विद्यालय और कक्षा जो अध्यापक होते हैं उसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है इसमें। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, परिवर्तनशील और लचीला पाठ्यक्रम। अब आगे का ऑप्शन में आते हैं। तो देखिए 13 नंबर का प्रश्न में दिया हुआ है संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद क्या है। देखिए, संज्ञानात्मक प्रशिक्षण तथा शैक्षिक संवाद जो है कि ये अधिगम का जो है कि एक सामाजिक गतिविधि है, ठीक है, ये गतिविधि के रूप में ग्रहण करता है, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास और प्रशिक्षण का जो है कि अर्थ वो जो होता है वो शिक्षा प्रणाली के दौरान सीखने एवं सूचना एकत्रित करने का तरीका है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अधिगम को सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करना। क्यों, क्योंकि जो है कि ये संज्ञानात्मक विकास में अर्थ और संज्ञानात्मक विकास में अर्थ और शिक्षा प्रणाली के दौरान सीखने और सूचना एकत्रित करने का एक तरीका है, यानी कि ये जो है कि अवधान में जैसे भाषा चिंतन, तर्क, स्मरण शक्ति, इसमें सारा कुछ शामिल है। अब 13 नंबर का प्रश्न है, जो अध्यापक अपने विद्यार्थी की त्रुटियों में सुधार करना चाहता है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है। तो देखिए, जो अध्यापक या विद्यार्थी त्रुटियों में सुधार करना चाहता है तो उसके लिए समुचित मार्ग ही जो है कि उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए। क्या, कि जो आपका उन त्रुटियों को संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मकता से हस्तक्षेप करती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अध्यापक या अध्यापिका जो है विद्यार्थी को सीखने व आगे बढ़ने में क्षमता विकास करना चाहिए, क्योंकि वह सही मार्गदर्शन चाहिए विद्यार्थियों को। तो इसका जो है कि ये जो है उस त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए। हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, ठीक है, यानी कि पाठ्य सामग्री को सुव्यवस्थित संगठन पर बल देना चाहिए।
जो अध्यापक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहता है या चाहती है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है? सॉरी, ये तो आपका पहले वाला 13 नंबर का प्रश्न है, 14 नंबर का 1 नंबर। उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ या बोधनात्मकता में हस्तक्षेप करता है। अब आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि का संबंध नहीं है? तो देखिए, प्रश्न में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कौशल और भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है। ये आपका हो जाएगा भावनाओं का आलोचना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ऐसा क्योंकि ये जो कौशल जो होता है वो भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये जो है भावनाओं की आलोचना करने वाला सर्वथा भावात्मक तत्वों से हीन होता है, जबकि भावात्मक बुद्धि के प्रत्येक चरण में न केवल प्रबंधन एवं भावनाओं के प्रति जागरूकता की आवश्यकता होती है, बल्कि कक्षा में आपसी सहपाठिक अंतःक्रिया भी संपादित होती है। अब 16 नंबर का प्रश्न में आते हैं। आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है, जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। इन दोनों भावात्मक अनुभवों में अंतर किससे संबंध है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुकूल स्तर का। ठीक है, अब आगे के प्रश्न में आते हैं। 17 नंबर, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा विप्लवात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा हम समझेंगे। भारत सरकार जो है वो प्राथमिक विद्यालय के लिए मध्याह्न भोजन योजना जो है प्रारंभ किया, ताकि बच्चे जो है कि व्यवहारवादी या अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत, हाँ, वो इस योजना का समर्थन करता है। यह जो है कि विद्यालय में बच्चों से यह योजना सुविधा विहीन वर्गों में संबंधित बच्चों को विद्यालय में प्रवेश, उनकी उपस्थिति एवं अध्ययन स्तरों को सुधार करके प्राथमिक शिक्षा के व्यापीकरण को बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। यह शिक्षा स्तर को बढ़ाने और कुपोषण की समस्या जो कि समाज में काफी ग्रसित है, जो गरीब तबके के लोग होते हैं वो सही से बच्चे को खाना पानी नहीं दे पाते। सरकार इसके लिए जो है कि एक नई जो है कि शुरुआत की कि छोटे बच्चे जो है कि खाना या भोजन जो है कि लोभ से भी विद्यालय आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय में वो अच्छी शिक्षा ले पाएंगे। तो इसके लिए जो है कि सरकार ने जो है कि ये मध्याह्न भोजन जो है कि योजना प्रारंभ किया। तो ये आपका हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर 3, व्यवहारवादी। बच्चों को व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है, तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षण शास्त्र के निर्माण में से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध है? तो देखिए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक संरचनावादी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, कक्षा में ध्यान ना देने वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? तो देखिए, कक्षा में ध्यान ना देने वाले बच्चों पे व्यवहार करने के लिए, हाँ, या ध्यान ना देने वाले बच्चों के लिए उसे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि आप बच्चे को उस जगह बैठाना जहाँ सबसे कम ध्यान भंग हो सके। ये ऑप्शन सही होगा। हाँ, देख के कोई बच्चा बदमाशी करता है तो ज़्यादा बदमाशी करता है, या कक्षा में पीछे से वो ध्यान नहीं देता है, आसपास वो गप करता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? अध्यापक अध्यापिका को उसे जो है कि उसके जगह से हटा के आगे जहाँ पर कि बच्चे का ध्यान भंग ना हो, उस जगह बच्चे को बैठाना चाहिए। ये जो है कि आपका हो गया प्रश्न नंबर 19। अब प्रश्न नंबर 20 में आते हैं। पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? देखिए, इसको समझेंगे हम थोड़ा अच्छे से। देखिए, मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक जो थे, यानी कि जीन पियाजे जीन पियाजे ने विकासात्मक सिद्धांत जीन पियाजे जो है वो विकासात्मक सिद्धांत में जो है कि बालकों के विकास की अवस्था को आयु के विकास के साथ जो है जोड़ा है। उन्होंने बताया है कि बालक बढ़ने के साथ साथ मानसिक विकास
में भी जो है कि वो उसकी बढ़ोतरी होती है, मानसिक विकास में भी वृद्धि होती है। पियाजे ने इस सिद्धांत को 4 अवस्था में बाँटा था। एक तो इंद्रजनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें जो है कि आपका जो ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि विकास के साथ-साथ विकास तो होता है, आयु के साथ-साथ उसका विकास भी होता है। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब आगे के प्रश्न में आते हैं। देखिए 21 नंबर का प्रश्न में क्या कहा है। एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया है कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने की कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसे अनुमान लगाया कि वह हीरे को चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। इसे निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुभव लगाया गया। तो इसका हो जाएगा 3, विकास एवं व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति के से संबंध है। हाँ, उसके बाद का प्रश्न है 22 में, मानवीय विकास में अनुवांशिक एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है। तो देखिए मानवीय विकास के विभिन्न क्षेत्र में अनुवांशिकता परिवेश को सापेक्षित प्रभाव जो है प्रभाव परिवर्तनशील है। ठीक है, ये अनुवांशिकता द्वारा प्रत्येक प्राणी अपनी जातीय विशेषताओं के आधार पर शारीरिक व मानसिक गुणों का हस्तांतरण करती है और अपनी संतानों में करते हैं, यानी कि जो अपना जो शारीरिक या मानसिक गुण है वो अपने जो संतान होते हैं उसमें जो है कि वो स्थानांतरण करते हैं। एवं परिवेश द्वारा बालक जो है अपने आसपास की बहुत सी चीजों को सीखता है जो कि वंशानुगत प्रभाव के अलग सापेक्षिक रूप से परिवर्तित होता रहता है। तो ये आपका हो जाएगा परिवेश की भूमि भारत सरकार के विभेदात्मक, ये तो नहीं होगा। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अनुवांशिकता एवं परिवेश के सापेक्ष प्रभाव परिवर्तनशील है, यानी कि जो ये अनुवांशिकता है, हाँ, और अनुवांशिकता विकास के विभिन्न अनुवांशिकता एवं परिवेश का जो सापेक्षिक प्रभाव है वो हमेशा परिवर्तनशील होता है। उसके बाद का प्रश्न है, समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विभाग विद्यमान रहती है जिसमें निहित है। तो ये आपका हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4, अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं के संबंध अनौपचारिक संकेत। अब 24 नंबर के प्रश्न में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं अर्थात पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पे नहीं निकाला जा सकता है। तो पहला है आपका खोजपूर्ण अधिगम। के बाद है शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, बच्चों में अभिज्ञानात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशील व्यक्तिक भेदों की स्वीकृति। तो देखिए शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता जो है ये पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में के सिद्धांत में नहीं है। ठीक है, जो अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में ये बताया गया है कि बालक जो है कि अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंता करने करता है, यानी कि अमूर्त चीजों को वो जो है सोचता है, वो चिंतन करता है। वह शाब्दिक संकेतिक अभिव्यक्ति का प्रयोग तार्किक चिंतन में करता है, यानी कि जो वो तार्किक चिंतन करता है तब उसका जो है कि शाब्दिक अभिव्यक्ति निखर कर बाहर आता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है कि ये उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, यानी कि ये जो है कि विकास के सिद्धांत नहीं निकाला जा सकता, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों के लक्षण है। पहला है सभी संस्कृत के संबंध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला को प्रदर्शित करती है। दूसरा है विभिन्न चरण में पदानुक्रम रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं। चरणों में परिवर्तनशील अनुक्रम और विभिन्न चरण का अलग अलग प्रत्युत्तर है, न कि सामान्य प्रतिमान। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सभी संस्कृति के संबद्ध चरणों का सार्वभौमिक श्रृंखला को प्रदर्शित करता है। देखिए ये जो है कि कैसे है, ये लॉरेंस कोहलबर्ग के जो है कि नैतिक विकास के सिद्धांत के चरण से है। ठीक है, वो जो है कि सभी संस्कृतियों से जो है कि संबंध चरणों को सार्वभौमिक श्रृंखला प्रदर्शित करना, और क्योंकि बालक नैतिक विकास की कुछ निश्चित सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती है, इसी की वजह से ये सार्वभौमिक श्रृंखला को प्रदर्शित करती है।
26 नंबर का प्रश्न है, डैश कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं के संबंध में जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे को अनुभवों से परस्पर ग्रहण करके रहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक रचनात्मक। उसके बाद का प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र डैश। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में जो है कि समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय यह है कि सभी छात्र ऐसी शिक्षा पाए जो उनके लिए अनुकूल हो तथा उसके भविष्य के कार्य में सहायक हो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब 28 नंबर का प्रश्न में क्या बोल रहा है, भाषा विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे द्वारा कमतर आंका गया है? अकेंद्रित भाषा, विद्यार्थी द्वारा संक्रियात्मक रचना, अनुवांशिकता या सामाजिक अंतरक्रिया। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सामाजिक अंतरक्रिया। देखिए सामाजिक अंतरक्रिया क्या है, जब भाषा विकास जो अंतर सामाजिक अंतरक्रिया के क्षेत्र में जो है कि पियाजे के द्वारा ज्यादा कमतर आंका गया है, क्योंकि वो जो है कि अहम केंद्रित भाषा बालक के भाषा विकास के क्रम को बल देता है। तो अहम केंद्रित जो होता है वो संक्रियात्मक रचना द्वारा बालक अपने अनुभवों को अर्थपूर्ण बताने के लिए क्रियाशील होता है, और भाषा विकास में अनुवांशिकता सहायक तथ्य के रूप में भी कार्य करती है। इसीलिए जो है कि इसी माध्यम से बालक को अच्छी तरह सोचने, समझने, समस्या समाधान करने, निर्णय लेने क्षमता विकसित होती है। तो इसके अनुसार जो हो जाएगा आपका सामाजिक अंतरक्रिया होगा। अब 29 नंबर का प्रश्न में आते हैं, एक 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि मापनी में 130 अंक पाए। मान लीजिए कि यह सामान्य संभव वक्र में म्यू बराबर 100 और स्टैनफोर्ड के बुद्धि मापनी के अनुसार जो है ये आपका जो है म्यू बराबर 100 डिग्री, और ये आपका चिन्ह जो है ये बुद्धि मापने के लिए डिग्री बराबर 15, और 11 वर्षीय बच्चों के प्रतिशत की गणना में इसके बच्चे ने बेहतर अंक प्राप्त किए। तो इसका प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे, देखिए स्टैनफोर्ड बिने ने बुद्धि मापने के अनुसार बच्चों के प्रतिशत मापने का जो फॉर्मूला दिया है वो आपका दिया है Z बराबर x माइनस यू बाय डिग्री। ठीक है, तो z बराबर जो है ये x का वैल्यू कितना है, तो x का वैल्यू है आपका 130। ठीक है, और u का वैल्यू है आपका 100, और डिग्री का वैल्यू है 15। तो 130 में 100 घटाएंगे तो आपका ये आएगा 30/50। तो 15 टू जा 30 कट गया, तो आपका जो है कि z का जो वैल्यू निकला वो निकला 2। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे, z बराबर 2 निकला। इस प्रकार जो है कि इसका प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग फिर करेंगे। तो इस प्रकार इसका प्रतिशत निकालने के लिए जब z बराबर 2 है तो इसका मतलब है कि 100 में से 2 घटा लीजिए तो कितना हो गया 98। तो अप्रोक्स में जो है कि समझिए 98, मतलब बुद्धि जो बच्चे का जो बुद्धि जो है मिनिमम जो है कि होता है 98 होगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। ठीक है, आगे आगे आते हैं। आगे में दिया हुआ है 30 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हवार्ड गार्डनर ने बहुविधि बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। देखिए हवार्ड गार्डनर बहुविधि बुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादक थे। वे जो है कि इस बात का समर्थन करते थे कि मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि पूरे संपूर्ण योग्यता को प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये उसका मानना ये भी था कि बुद्धि का जो है कि बहुआयामी होना निश्चित तौर है पर संभव है। इसी कारण से जो है कि लोग कई प्रकार के कौशल में निपुण होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कितना, मस्तिष्क के जो है कि एक भाग में से क्षति हुई केवल कोई है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।
यानी कि मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण। ठीक है। अब हम लोग आते हैं सामाजिक अध्ययन के प्रश्न नंबर 31 में। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है इसमें आपका नई दिल्ली और वास्को डिगामा के बीच नई गाड़ी चलना। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है। तो पहला है नई दिल्ली और वास्को डिगामा के बीच गाड़ी चलना। दूसरा ऑप्शन है 100 के नोट का नया डिजाइन लागू करना, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना, 10वीं कक्षा के बोर्ड की परीक्षा को बंद करना। देखिए, ये तीनों तो ऑप्शन है। नई दिल्ली से वास्को डिगामा के बीच गाड़ी चलाना, ये सरकार का ही काम है। 1000 के नोट का नया डिजाइन करना, ये भी सरकार का काम है। उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना, ये भी सरकार का काम है। लेकिन 10वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा को बंद करना, ये सरकार कभी नहीं चाहेगी कि बच्चों की परीक्षा रुक जाए, चाहे बच्चों की जो है कि भविष्य के साथ खिलवाड़ हो, ऐसा सरकार कभी नहीं चाहेगा। तो ये सरकार का काम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब 32 नंबर का प्रश्न में कह रहा है कि दलित और आदिवासी, ठीक है, लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है, क्यों। देखिए, लड़कियों, अब इसका पहला ऑप्शन है लड़कियां को अलग स्कूल नहीं मिलने के कारण। उसके बाद दूसरा है शिक्षा के लाभ लड़की के ससुराल वाले को मिलने के कारण, क्योंकि उनके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं देते, गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। तो देखिए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। देखिए, आदिवासी जो लड़कियां होती है वो काफ़ी जो है कि ये निर्धन होते हैं। ठीक है। और निर्धन होते हैं, साथ ही साथ उसमें छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयां भी है। तो इसी वजह से जो है कि गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण जो है कि दलित आदिवासी लड़कियां स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। अब आगे का प्रश्न है 33 में, ऐसे मुद्दे की पहचान कीजिए जिसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद मीडिया ने शायद ही उस पर ध्यान हो। लैंगिक संवेदनशीलता, पीने की पानी, हत्याएं, भावनाओं को गिराना। तो ये चौथा ऑप्शन होगा इसका सही, भावनाओं को गिराना। देखिए, हमने 33 का प्रश्न नहीं किया है। ठीक है। तो उसके जो है कि उस पर हम दोबारा चर्चा कर लेते हैं। पहले, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है। तो पहला है लेन में गाड़ी चलाना, पानी का प्रत्येक बूंद बचाइए, अतिथि देवो भव, जीवन बीमा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद है। तो बोला कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है। तो इसमें से आपका हो जाएगा 4 नंबर, जीवन बीमा। ठीक है। जीवन बीमा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ये जो है कि आपका विज्ञापन सामाजिक नहीं है। ठीक है। ये इसलिए सामाजिक नहीं है क्योंकि ये जो है आपका लेन देन जो है कि जो लेन देन का जो गाड़ी चलता है वो बुद्धिमत्ता पे चलता है। यानी कि आपका जो लेन देन होता है वो आपका जो है कि बीमा पे होता है। ये सामाजिक विज्ञापन ना होकर के परिवार का विज्ञापन है। क्यों? क्योंकि ये जीवन बीमा पारिवारिक हितों से जुड़ा हुआ रहता है, इसी वजह से। लेकिन यहाँ पे जैसे दिया लेन में गाड़ी चलाना बुद्धिमत्तापूर्ण, ये जो है कि आपका जो है ये सामाजिक विज्ञापन है। क्यों? क्योंकि आपको सही से गाड़ी चलाना चाहिए। समाज में सभी प्रकार के लोग जो है कि सड़क पे चलते हैं, रोड पे चलते हैं, तो उसमें सबका भलाई होता है, तो इसी वजह से। और पानी का प्रत्येक बूंद बचाइए, ये तो सबके लिए है। उसके बाद अतिथि देवो भव, तो अतिथि देवो भव जो है ये एक सामाजिक विज्ञापन है। यानी कि हमें अपने अतिथि की सेवा करनी चाहिए। अब आते हैं 34 नंबर के क्वेश्चन में। 34 नंबर का प्रश्न है, ऐसे मुद्दे की पहचान कीजिए जिसे महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी, ठीक है, जिसमें महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी मीडिया शायद उस पर ध्यान नहीं देता। तो ये देखिए, ये है आपका भावनाओं को गिराना।
इसका सही ऑप्शन पीने का पानी में मीडिया जो है कि वर्तमान में जो है कि सोशल मीडिया इस पर कोई ध्यान नहीं देता है, कोई उसकी टीआरपी नहीं है। बाकी बात लैंगिक संवेदनशीलता, हत्याएं, भावनाओं को गिराना, ये सब में मीडिया जो है कि काफ़ी जो है जोर शोर करती है। कहीं पे हत्याएं हो गई, कहीं पे कुछ हो गई तो मीडिया पहुंच जाती है वहाँ पे। लेकिन पीने का पानी को लेकर के मीडिया जो है कि वो कुछ भी कदम नहीं उठाती है कि पीने का पानी को कैसे बचाना चाहिए, कैसे इसकी कोई टीआरपी नहीं होती है, इसकी कोई प्रचार प्रसार नहीं होता है। तो ये जो है सबसे बड़ा जो है कि ये आप कह सकते हैं कि नकारात्मकता है। अब है 35 नंबर का प्रश्न में न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से भिन्न को पहचानिए। पहला है आपका न्यायाधीश की नियुक्ति सरकारी हस्तक्षेप के बिना होती है। न्यायाधीश का सेवा काल निश्चित होता है। शक्तियों का पृथक्करण। चौथा, एक बार नियुक्ति के बाद न्यायाधीश को हटाना बहुत कठिन होता है। तो पहला देखिए इसमें हो जाएगा शक्तियों का पृथक्करण, यानी कि न्यायपालिका के संदर्भ में जो शक्ति का पृथक्करण प्रावधान भिन्न है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान के जो भाग 4 में जो है कि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 50 में आपको दिया गया है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो कार्य क्षेत्र होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका की कार्यपालिका पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। इसके अतिरिक्त विकल्प न्यायपालिका हेतु सही है, यानी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकारी हस्तक्षेप के बिना राष्ट्रपति करते हैं, जिसकी सेवाकाल 65 वर्ष तक निश्चित होता है इसी वजह से। ठीक है। अब आगे की प्रश्न में आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित DK बासु दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किसके बारे में है? तो आपका इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने तथा उसे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके। दूसरा, किसी चुनाव क्षेत्र में पुनः चुनाव के लिए अपनाई गई गतिविधियां। कार्यस्थलों में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकना, ये भी नहीं होगा। स्कूल के बच्चों का यौन अपराधों से बचाना। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय DK बासु के दिशा निर्देश के अनुसार निम्नलिखित में से किसके बारे में है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय, जाहिर सी बात है ये सब तो अलग अलग मैटर पे दिखा रहा है, लेकिन आपका ये जो है ऑप्शन नंबर 1, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसको रोक के रखना, उसके साथ पूछताछ करना, विभिन्न एजेंसियों का प्रयोग करना, ये सही तरीका है। यानी कि ये उच्चतम न्यायालय का जो है कि ये हाई कोर्ट का जो है आपका 2012 में जो है कि DK बासु ने जो है अपना गाइडलाइन लागू किया था। गाइडलाइन क्या लागू किया था कि गिरफ्तार करने वाला जो व्यक्ति होता है उससे पूछताछ करना। ठीक है। पूछताछ करने वाले जो पुलिस अधिकारी का नाम और पहचान लेना होगा कि जो कौन सा पुलिस अधिकारी ने पूछताछ किया है। उसके बाद गिरफ्तारी के समय एक गवाह एवं गिरफ्तार व्यक्ति का हस्ताक्षर लिया जाएगा कि वो गिरफ्तार किया गया तो उसका क्यों गिरफ्तार किया गया, गवाही चाहिए उसके लिए। उसके बाद उसकी चिकित्सा जांच की जाएगी कि उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चौथा में जो है कि ये होगा कि उसका ऑप्शन रहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसके रिश्तेदार मित्र से बात करने का अवसर दिया जाएगा कि वो अपने मित्र व्यक्ति से बात कर सके। तो ये सर्वोच्च न्यायालय DK बासु का जो है कि यही दिशा निर्देश था। अब उसमें से एक था कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके रोक के रखने तथा उसके पूछताछ के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग करने वाली तरीके। अब 37 में है सुभाष कुमार बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने लिखित में क्या निर्णय दिया था? तो देखिए सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य का जो सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय में ये कहा था कि जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी एवं हवा का अधिकार शामिल है। इसे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21 के तहत दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत रखा गया है। तो आपका ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्या जीवन के अधिकार प्रदूषण मुक्त पानी हवा अधिकार शामिल है? उसके बाद का प्रश्न है 38 नंबर में वर्तमान स्कूल आधारित आकलन पारंपरिक बाह्य वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में पारंपरिक बाह्य परीक्षा के किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया शिक्षार्थी की आवश्यकताओं पर विचार करना, एक दूसरे के निकट शिक्षार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच सौहार्द, सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अधिगम पर बल। उसके बाद अधिगम के लिए
केवल शैक्षिक पक्ष पर बल। तो देखिए, वर्तमान स्कूल आधारित जो आकलन है वो पारंपरिक या बाह्य परीक्षा की जो विशेषता है जो है दिया हुआ है, ये शैक्षिक पक्ष पर बल नहीं दिया गया है, बल्कि एक विशेष ध्यान जा रहा है कि पारंपरिक ज्ञान के स्थान पर आधुनिक शिक्षण की पद्धति को अपनाया जाए। हाँ, और उसके साथ साथ जो है कि विषय वस्तु का प्रयोग और अनुभव के आधार पर सिखाया जा सके। तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। उसके बाद का प्रश्न दिया हुआ है, एक नए प्रकार के कार्य देने से पहले शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को अवश्य बताना चाहिए। यानी कि जो नए कार्य जो बच्चे को दिया जाता है तो उससे पहले क्या शिक्षिका को बताना चाहिए कि इस कार्य को करने के लिए प्राप्त अधिगम में उसकी शिक्षिका विद्यार्थी से अपेक्षाएं क्या है। इस कार्य को करने के लिए आवश्यक पूर्व अनुभव के बारे में जो विद्यार्थी में अवश्य होना चाहिए। उसके बाद है आपका तीसरा ऑप्शन, कि आगामी आकलन इस कार्य पर आधारित होगा या नहीं होगा। उसके बाद अंतिम परिणाम इस कार्य के दिए गए अधिकार के बारे में है कि नहीं है। तो ये आपका जो है कि ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर 1 कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम में उस शिक्षिका विद्यार्थी से अपेक्षाएं क्या है। ठीक है, प्रश्न नंबर 40 में आते हैं। 8वीं कक्षा के 4 बच्चों में व्यर्थ सामग्री में कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया। कार्य पूरा होने पर शिक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियां की। इस सूचना के आधार पर सबसे अधिक रचनात्मक बच्चे को चुनिए। तो देखिए, इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है, थोड़ा सा मार्गदर्शन से ही बहुत अच्छी चीज़ें बन सकता है। कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है। तीसरा, अधिकांश समय कल्पना का प्रयोग करता है। महंगी सामग्री प्रयोग न करने की प्रति सचेत शिक्षक को निरंतर चर्चा करता है और कदम पर उसकी स्वीकृति लेता है। देखिए, इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसमें बोला गया है कि 8वीं कक्षा के जो 4 बच्चे से व्यर्थ सामग्री के कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने के लिए कहा गया है। उस पर शिक्षक ने उसे रचनात्मक बच्चे को चुना जो कौशल से परिपूर्ण है तथा व्यर्थ सामग्री का उत्पादक वस्तुओं को बदलने की दृष्टि रखता है। यह बच्चे की कुशलता व प्रतिभा पर निर्भर करता है कि बच्चे निहित सृजनशीलता की भावना जिससे जो है कि गुण, प्रतिभा, संपदा आदि का किस प्रकार प्रयोग करता है। तो इसका हो जाएगा कौशल परिपूर्ण तथा सामग्री के उत्पादक वस्तु, जो सामग्री है उसको उत्पादक वस्तु में बदलने की दृष्टि रखता है, ऑप्शन नंबर 2। अब आते हैं अगले प्रश्न में, सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य उपयोगी होता है। तो पहला उसमें ऑप्शन दिया है, देखिए थोड़ा जटिल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसमें दिया है आपका पहला ऑप्शन, विषय आधारित कार्यों में, यानी कि सामाजिक विज्ञान में जो प्रोजेक्ट देते हैं तो वो एक तो सब्जेक्ट वाइज देना चाहिए, ये तो आपका सही है, यदि उनमें संग्रहण और विश्लेषण नहीं करना हो। उसके बाद दिया है कि यदि पाठ्य सामग्री के अंतर्गत संदर्भों पर आधारित हो, कक्षा अथवा घर पर समूह में कार्य करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले सामाजिक विज्ञान का जो प्रोजेक्ट वर्क होता है उसमें सबसे पहला तो विषय आधारित होना चाहिए। उसके बाद कक्षा या घर में जो है कि समूह में कार्य करने से वो प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा बनता है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अब दिया है, यानी कि इसमें जो है कि प्रश्न नंबर जो है, यानी इसमें ऑप्शन 1 नंबर का सही होगा और 4 नंबर का सही होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न में आते हैं। 42 नंबर का प्रश्न में कह रहा है, सामाजिक विज्ञान में अध्यापक के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है, क्योंकि देखिए, अध्यापकों को व्यस्त रखने के लिए केएमसी बोर्ड ने स्कूलों को ऐसे कार्यक्रम करने को कहा है। उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों, अवधारणाओं और शिक्षण पद्धतियों की स्पष्टता को ज़रूरत है। ये उनकी व्यावसायिक प्रगति से संबंधित है। उसके बाद दिया है,
ये उनके वेतन वृद्धि क्षमता के कार्यक्रम पर निर्भर करता है। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 2 नंबर। उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों को, अवधारणाओं को, शिक्षण पद्धति को स्पष्टता की ज़रूरत है। इसीलिए जो है कि सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है। ठीक है। उसके बाद का प्रश्न है 43। आइए देखते हैं। सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका यह समझने में उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहा है। तो पहला है सर्वेक्षण परियोजना, दूसरा है विषयवार विषय पर समूह में चर्चा, कंप्यूटरों की सहायता से प्रस्तुति करना, निर्धारित पाठ्य सामग्री का आधार पर परिचर्चा। तो देखिए इसका क्वेश्चन में ये दिया है कि सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका समझने के लिए उपयुक्त है। तो देखिए जब हम लोग सर्वेक्षण करेंगे अच्छे से कि हम लोग क्या सही है क्या गलत है अलग अलग जगह जा करके, तो उससे हमको पता चलेगा कि सर्वेक्षण परियोजना से यह समझने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक या खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहा है। संसाधनों के अभाव में जो है कि सर्वेक्षण परियोजना से संबंधित कार्य सिमट रहा है। ठीक है। तो अतः आधुनिक समय में कंप्यूटर की सहायता द्वारा छात्रों को संपूर्ण ज्ञान देने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्यों? क्योंकि जो है कि सामाजिक विज्ञान की जो कक्षा में जो है कि सर्वेक्षण परियोजना जो है सबसे उपयुक्त और आसान तरीका है। ठीक है। अब कंप्यूटर का जैसे कि आधारित है तो कंप्यूटर कई बच्चों को कंप्यूटर चलाने नहीं आता है, उसमें कैसे गणना की जाती है। तो हम ये नहीं कि बड़े शहरों की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे मतलब गांव नगरों से जो बच्चे रहते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है। तो वहाँ पे तो वो सर्वेक्षण परियोजना कलम पेन कॉपी पेन से जो ही कि वो अच्छे से कर पाएगा। उसके बाद का 44 का क्वेश्चन का दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE 1986 में निम्नलिखित किसके लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया गया था। विकलांग बच्चों के नियमित स्कूल में पढ़ने के लिए, उसके बाद विकलांग बच्चों के विशेष स्कूल में पढ़ने के लिए, लड़के और लड़कियों की सह शिक्षा के लिए, मानसिक रूप से विकलांगों की शिक्षा के लिए। तो इसका सही ऑप्शन जो है कि वो होगा विकलांग बच्चों के नियमित स्कूल में पढ़ने के लिए। ठीक है। ये NP 1986 में एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम विकास का सुझाव दिया गया था। उसके बाद का प्रश्न 45 में देखिए प्रश्न काफ़ी लंबा चौड़ा है इसमें, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। हाँ, 8वीं कक्षा के बच्चे की एक छात्रा किसी दिए गए विषय में लिखने में अक्षम होने के कारण परेशान है। उसकी अध्यापिका उसकी सलाह देती है कि वह एक कार्य को ऐसे भागों में बांटकर करे से उसके अच्छी तरह से समझ हो। इस तरीके के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है कि विषय से संबंधित जानकारी देने वाले 2 स्रोत खोजे और उसके बीच की समानताएं ढूंढे। एक पत्र पेपर तैयार करें, उसे किसी मित्र से सुनकर निर्धारित करें कि किन भागों में सुधार करने की ज़रूरत है। तीसरा, शुरू में अच्छी तरह से आने वाले विषय को लिख लें और फिर उसमें सामग्री जोड़ें कि वह विषय किस प्रकार दिए गए कार्य से संबंधित है। चौथा, विषय संबंधित पुस्तकों, लेखों तथा वेबसाइटों पर निर्देशिका तैयार करें। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 नंबर। ठीक है। 1 नंबर में क्या है, विषय से संबंधित जानकारी देने वाले विषय के स्रोत को खोजें और उसके बीच की समानताएं को ढूंढें। अब इसके बाद का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उपागम को NCERT द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तक समाज और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों में विद्यार्थियों को अवगत करवाने के लिए अधिक प्रयोग किया गया है। तो ये देखिए इसमें से आपको जो सही ऑप्शन होगा ये कहानी बोर्ड NCERT द्वारा जो है कि प्रकाशित पाठ्य पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों में से विद्यार्थियों को अवगत कराने के लिए कहानी बोर्ड उपागम का अधिक प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, कहानी बोर्ड। उसके बाद है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को तो सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य सामग्री है उसको सुपरिचित सामाजिक या वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्र करना तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए। क्योंकि
इस पाठ्यक्रम के मूल उद्देश्य यह होता है कि समकालीन सामाजिक शैली को वर्जित करे ताकि विद्यार्थियों को सामाजिक मूल्यों की विस्तृत जानकारी हो सके। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ये जो अभी हमने बताया आपको कि सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्र करने तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने का और उद्देश्य रखना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो आते हैं अगले प्रश्न में। अब आपका अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर है 48। पाठ्य पुस्तकों के सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले बनाने के लिए, यानी कि पाठ्य पुस्तक को, ठीक है, पाठ्य पुस्तक को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले बनाने के लिए। देखिए इसमें ऑप्शन क्या दिया है, पाठ्य पुस्तक को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों को प्रतिनिधित्व करने वाले या बनाने के लिए स्थानीय संसाधनों से प्रासंगिक स्थानीय सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होना चाहिए। यानी कि ये जो है कि आपको स्थानीय संसाधनों से प्रासंगिक स्थान सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होना चाहिए। क्योंकि छात्रों को केवल पठन कला में निपुणता, बोध और कल्पना शक्ति के विकास और विविध विषयों के ज्ञान चरित्र निर्माण कराया जा सके, इसीलिए स्थानीय संसाधनों के प्रासंगिक स्थानीय सामग्री या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होना चाहिए स्थानीय। अब उसके बाद का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 49। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए क्या दिया है, विद्यार्थियों को लैंगिक मुद्दों तथा लैंगिक भेदभाव समाजीकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने में के लिए स्कूलों को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। तो आपका पहला ऑप्शन दिया है अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए। उसके बाद फिर दिया है उनके अच्छे उदाहरण मांगने चाहिए केस अध्ययन। दूसरा, ऐसे नियम बनाना चाहिए जिसमें लड़के लड़कियां एक साथ भेदभाव के व्यवहार नहीं कर सके। टीम शिक्षण को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा पुरुष और महिला अध्यापकों को शामिल करना चाहिए। प्रख्यात और विद्वान वक्ताओं को आमंत्रित करके लैंगिक संवेदनशीलता पर सेमिनार आयोजित करना चाहिए। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि विद्यार्थियों को जो है अध्यापक को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उसके सामने उदाहरण मांगने चाहिए। ठीक है, अब आगे का प्रश्न में आते हैं। प्रश्न नंबर 50। राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल, यातायात इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसका ऑप्शन पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपका, शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इनके आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए स्वतंत्र हो। विद्यार्थियों को सभी के लिए बेहतर सुविधाएं पाने हेतु आंदोलन आयोजित करने के लिए सजग किया जा सके। विद्यार्थियों को इन मुद्दों पर उनके राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रयासों की जानकारी मिल सके। विद्यार्थियों को इन क्षेत्रों को सरकार की भूमिका को याद करवाया जा सके। तो देखिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, शिक्षार्थियों को इन मुद्दों को समझना तथा इनके आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए स्वतंत्र हो। उसके बाद का ऑप्शन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 प्रस्तावित करती है कि भूगोल पढ़ाया जाए, जिसमें पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है प्राकृतिक संसाधन की अधिकतम प्राप्ति और उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जा सके, पर्यावरणीय चिंताओं तथा इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सके। तीसरा, भारत की विविध भौगोलिक विशेषताओं और इसकी आर्थिक विकास की भूमिका को जाना जा सके। चौथा, विद्यार्थियों को प्राकृतिक आपदाओं के भारत की अर्थव्यवस्था पर नष्टकारी प्रभाव के बारे में मार्गदर्शन दिया जा सके। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका दूसरा नंबर, पर्यावरणीय चिंताओं तथा इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक संबंध पैदा की जा सके। ऐसा इसीलिए कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में प्रस्तावित किया गया है कि भूगोल पढ़ाया जाए तथा इसमें पर्यावरणीय चिंताओं को इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जाए। अब प्रश्न नंबर 52 में दिया है सामाजिक विज्ञान की शिक्षण पद्धति और संसाधनों के बारे में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005
के अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको अपनाना चाहिए? तो जैसे देखिए, इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ऐसे तरीकों को जो रचनात्मक और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब आगे की प्रश्न में आते हैं। किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षक का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो देखिए, किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षक का मुख्य लक्ष्य होता है स्वतंत्र सोच निर्मित होना। ठीक है, स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना होता है ताकि वे समाज की बुनियादी विषयों से अवगत हो। उसके बाद का प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से, 54 में सूचना के छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण से संबंधित स्थापित करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो देखिए, सूचना तथा छोटे छोटे भागों को बांट करके अंश तथा पूर्ण संबंध स्थापित करने की योग्यता विश्लेषण कहलाता है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1, यानी कि विश्लेषण करना। ठीक है, यह एक अनिवार्य विषय व संग्रहण करने की एक प्रक्रिया है। उसके बाद का दिया है क्वेश्चन में शैक्षिक गतिविधि पर विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो विद्यार्थियों को कक्षा में चर्चा करने से पहले नए विषयों को पढ़ने के लिए कहें। पहला है आपका, दूसरा है नई विषय सामग्री का प्रश्नोत्तर सत्र के साथ प्रस्तुत करें। तीसरा है आपका, कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजनाएं बनाएं, पढ़ाएं और समय सारणी लागू करें। चौथा है आपका, मूल विषयों के प्रति सप्ताह में कम से कम 2 बार गृह कार्य दें। तो देखिए, इसका जो सही ऑप्शन है ये होगा, शैक्षिक गतिविधि पर विद्यार्थी द्वारा जो खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए अध्यापक को जो है कक्षा में गतिविधि तथा संक्रमण काल की योजना बनानी चाहिए, ताकि योजना बनानी चाहिए, पढ़ना चाहिए और समय सारणी लागू करनी चाहिए, जिससे कक्षा में शैक्षिक गतिविधियां क्रमवार संचालित हो सके। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कक्षा में गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाए, पढ़ाए और समय सारणी लागू करें। शैक्षिक गतिविधियों के विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले कम समय को बढ़ाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ये हो गया। उसके बाद का प्रश्न है, प्रेरक अधिगम इंडक्टिव लर्निंग निम्नलिखित में से किस उपागम के विपरीत है? तो देखिए, प्रेरक अधिगम जो है कि प्रतिपादक शिक्षण के विपरीत है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रेरक जो अधिगम होता है वो प्रतिपादक शिक्षण के विपरीत, यानी कि नेगेटिव होता है। उसका क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि प्रेरक अधिगम का जो है कि प्रयोग विज्ञान के अध्ययन में किया जाता है, इसमें प्रयोगिकी प्रणाली द्वारा अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता है, जबकि प्रतिपादक शिक्षण का प्रयोग सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में सर्वाधिक प्रचलित है। इसमें संकल्पनाओं को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, और वह सीखने के लिए मुख्य होता है। उसके बाद का प्रश्न दिया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावशाली चिंतन व्यवहार के संदर्भ में सत्य है? तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन पहला ऑप्शन देखते हैं, चिंतन के सैद्धांतिक ढांचे को ऐसी कड़ियों को निकाल देना चाहिए जो पूछताछ तथा समस्या समाधान में सीमित करती है। इस तो कभी नहीं होगा। अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। ये सही है। हाँ, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 और 4, और जब तो गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना होगा? 2 होगा। ये देखिए, प्रश्न को जो है पढ़ करके उसका सही ऑप्शन को जो है कि अगर आप देखते हैं तो वो आपको कन्फ्यूज़न कम पैदा करता है। अगर सही ऑप्शन मिल जाए तो आगे के ऑप्शन पे आप ध्यान ना दें। हाँ, मल्टीपल क्वेश्चन में आप ये ध्यान दे सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन का निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए, आंध्र क्षेत्र में जो है कि वंदे मातरम आंदोलन का जो है कि भारत में जो है 1905 में, ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध जो है कि एक स्वरूप चलाया गया था, जिसको स्वदेशी आंदोलन के स्थान से जो है कि जाना जाता है। ये आंध्र प्रदेश में जो है कि वंदे मातरम आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन में स्वदेशी वस्तु का उपयोग और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्वदेशी के नाम से। निम्नलिखित में से किस विदुषी
ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों को आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया। तो देखिए ताराबाई शिंदे जो है कि एक नारीवादी कार्यकर्ता थी, ठीक है। उन्होंने 19वीं सदी में भारत के पितृसत्ता और जाति का विरोध किया था। इन्होंने स्त्री और पुरुष के बीच जो सामाजिक अंतर का आलोचना कर स्त्री और पुरुष की तुलना की, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, ताराबाई शिंदे। उसके बाद 60 नंबर का प्रश्न में बोल रहा है 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा। देखिए 19वीं सदी में जो ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा अर्थात आंग्ल भाषा की लागू करना चाहा। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य था कि भारतीयों की कंपनी के प्रति वफादार बनाना, भारतीयों को कंपनी के प्रति वफादार बना। और आंग्ल भाषा जो है कि यह ज्ञान होता है कि उसके कार्य में भारतीय सरलतापूर्वक कार्य कर सकते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये आपका हो जाएगा भारतीय कंपनी में सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए। अब 19वीं इस 61 नंबर प्रश्न में आते हैं। 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकीकरण के साथ निम्न में से कौन सा परिवर्तन है। देखिए 19वीं सदी में जो ब्रिटेन में जो औद्योगिकीकरण जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब विकसित हो रहा था। तब जो है भारत का कच्चा माल वो ब्रिटेन भेजा जाता था तथा ब्रिटेन से जो है तैयार माल और भारत सबसे पहले तो भारत का ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा माल को ब्रिटेन भेजता था और ब्रिटेन से जो है कि माल तैयार करके वो भारत में जो है कि वो बेचा जाता था। इससे जो है भारत का घरेलू उद्योग में काफ़ी गिरावट आया। क्यों? क्योंकि मेरा ही देश का माल वो लेके जाता था और वो मेरे ही देश में बेचता था। तो इससे प्रकार क्या हो गया, भारत और ब्रिटिश के औद्योगिक उत्पाद में जो है कि बड़ा बाजार बनकर रह गया। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन के रह गया। उसके बाद का ऑप्शन क्वेश्चन है भू राजस्व के कौन से समझौते ने में राजाओं और तल्लुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी। तो देखिए 1993 में जो है बंगाल का जो गवर्नर था वो था जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये जो है कि जेम्स ग्रांट एवं जॉन सेट के विचार विमर्श पर अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया गया था। इसमें क्या कहा गया था कि ये व्यवस्था में कहा गया था कि जमींदार का भूमि जो है वो अस्थाई मालिक माना गया था। जमींदार का जो भूमि होता है वो अस्थाई रूप से उसका क्या है, मालिक है। उनके माल गुजारी के रूप में एक निश्चित आय हमेशा के लिए तय कर ली जाती थी। यानी कि जमींदार लोग को जो है कि जीने के लिए उसको पैसे देने के लिए एक निश्चित कर जो है कि वो पहले ही तय कर देता था कि हाँ आपका ज़मीन है, हम उसमें इतना प्रतिशत इतना रुपया ही देंगे, ठीक है। और वो निश्चित आय हमेशा वो तय कर लेता था। तो जमींदार किसान से वसूलने वाले लगान को 10/11 कर दिया था। यानी कि 11 में से अगर किसान 11 उगा रहा है तो उसका 10 भाग जो है कि जमींदार लेगा और 1 भाग ही किसान के पास जाएगा। यानी कि तो 11 में से 10 भाग वो सरकारी कोष में जमा करता था। तो यह व्यवस्था भारत का 19% भूमि में लागू की गई थी। इसमें बंगाल भी था, आपका बिहार भी था, उड़ीसा था, उत्तर प्रदेश था, वाराणसी था और उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया था। तो इसका जो है कि ये अस्थाई समझौता हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सही 1, ठीक है। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भंग निम्नलिखित में से किस नगर में सक्रिय भाग लिया। तो देखिए बेगम हजरत महल अवध के नवाब वजीद अली शाह की पत्नी थी, ठीक है। ये जो है कि अवध के राजधानी लखनऊ की थी। यानी कि तो यहाँ पे बोल रहा है ऑप्शन में बेगम हजरत महल अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भंग के लिए निम्नलिखित किस नगर के सक्रिय भागी। तो वो लखनऊ कि वहाँ की थी, तो वो लखनऊ से भाग लिया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश क्राउन स्थानांतरित किया गया। देखिए 1 नवंबर 1858 को जो है महारानी विक्टोरिया ने घोषणा किया कि भारत के लिए 1858 का अधिनियम पारित हुआ है, ठीक है। उसमें उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत के उत्तम प्रशासन के लिए इस अधिनियम के अधीन तत्कालीन समस्त भारत का जो क्षेत्र था, जो कंपनी में जो नियंत्रण था, वे सब क्राउन में निहित था तथा वे उन
क्राउन तथा उनके नाम से सीधे शासन किया जाने लगा। इस प्रकार भारत पर जो है कि ब्रिटिश क्राउन ने उनके प्रतिनिधि के माध्यम से शासन संचालित करने लगी और ये 1858 में हुआ था। मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या था? तो देखिए, ये जो पाइक है, पाइक जो है ये मजदूरी करने वाले को कहा जाता था। जो मध्यकालीन असम में पाइक का नाम जो बोलता था, जैसे बोलता है मजदूर मजदूर, वहाँ पे मजदूर नहीं कहता था, उसको बोलता था क्या कि पाइक। क्या बोलता था? पाइक। ये मजदूरी का करने वाला, इसमें जो है कि बलपूर्वक काम करने वालों के लिए जो विवश किया जाता था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका मध्यकालीन में पाइक निम्नलिखित में से किसको कहा जाता था? तो इसमें कहा जाता था बलत मजदूर को। मनीग्राम और नानदेशी निम्नलिखित में से क्या थे? तो देखिए, मनीग्राम और नानदेशी दक्षिण भारत के व्यापारिक संघ थे। यानी कि जो आपका जो दक्षिण भारत था, दक्षिण भारत का जो है कि व्यापारिक संघ था आपका मनीग्राम और नानदेशी। तो उसमें क्या था ना कि वो चोल शासक के पारंतक प्रथम उत्तमेरु लेख में चोल के स्थानीय स्वशासन की जानकारी प्राप्त होती थी कि चोल प्रशासन में व्यापारी की सभा, चोल प्रशासन में जो है कि व्यापारी की जो सभा को जो है नगरम कहा जाता था। नगरों की व्यापारी विभिन्न संगठन में थे, जैसे मनीग्राम, नांदेली, वलजियर आदि मनीग्राम के अंतर्गत आंतरिक व्यापार में आता था, जबकि नानदेशी के अंतर्गत विदेशी व्यापार आता था। ठीक है, तो मनीग्राम और नानदेशी ये दक्षिण भारत के व्यापारिक संघ थे। तो ये क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। ठीक है, मनीग्राम। और देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, यानी कि मनीग्राम और नानदेशी निम्नलिखित में से क्या थे? तो ये दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ था। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न में। नीचे दिए गए कुछ वर्तमान राज्य के नाम दिए गए हैं और अनाज और उसके पालतू पशुओं के प्रमाण दिए हैं। तो देखिए, पहला है आपका चिरांद। चिरांद जो है ये आपका चिरांद था आपका बिहार में। चिरांद कहाँ था? बिहार में। और कोलिडहा, ठीक है, कोल्डिहा, कोल्डिहा जो था ये आपका था उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और बुर्ज होम, बुर्ज होम जो है ये था आपका कश्मीर में। ठीक है, और हलूर जो था वो था आपका आंध्र प्रदेश में। तो ये थोड़ा मिलाने में दिक्कत हो रहा है। तो आपका जो है ए का यानी कि चिरांद का हो जाएगा आपका बिहार। तो एक का 4, ए का 4, तो पहला हो गया 4। उसके बाद बी कोहिल्ड का, थोड़ा सा हम इसको जूम करते हैं। पहला आपका चिरांद का था, ये आपका था बिहार। ठीक है, तो पहला हो गया 4 नंबर, तो 4 नंबर ऑप्शन देखिए इसको आसानी से, एक का 4 हुआ। तो अब देख दूसरा भी एक बार मिलाइएगा, कोहिल्डा का, कोहिल्डा का कहाँ है? तो कोलिड का है आपका उत्तर प्रदेश। यानी कि बी का 2, तो 4 और 2 हुआ, तो 1 2 अपने आप हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया ऑप्शन में। ठीक है, तो चलिए आते हैं 68 का प्रश्न में। ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का डैश बार नाम आया है? तो देखिए, ऋग्वेद में गंगा और यमुना का जो है कि ये आपका एक बार नाम आया है। कितना बार नाम आया है? तो एक बार नाम आया है। ठीक है, ज़्यादा हम खींचेंगे नहीं वीडियो को, थोड़ा शॉर्ट में ही जो सही ऑप्शन होता है, जो जेन्युइन जानकारी होता है उसे करके हम इसको क्लियर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध एवं जैन दोनों धर्म में है? तो देखिए, तो इसका सही ऑप्शन जो विशेषता है, बौद्ध और जैन धर्म का मानना था कि गृह त्याग के पश्चात ही सच्चा ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। यानी कि मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्रों को सहित सब कुछ त्यागना होता है। हाँ, और दिया है कि केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो घर त्याग देता है। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि उच्च जातियों क्यों उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से अर्थात तथाकथित निम्न जातियों से। तो इसको कौन कहा था? देखिए, ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में ये कहा था कि उच्च जातियों को उनका भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में वे संबंध देशज लोगों से है और वो तथाकथित निम्न जातियों से है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? देखिए,
आगरा किले में शाहजहां ने जो है कि 1627 में ये बनाया गया था कि दीवाने आम शाहजहां के समय में प्रथम संगमरमर निर्माण कार्य था। इसमें सम्राट के बैठने के लिए मयूर सिंहासन की व्यवस्था की गई थी। यह इसके पास अपनी शिकायतों को लेकर प्रजा आ सकती थी तथा सुनवाई की जाती थी। यह प्रजा की संतोष तथा बेहतर शासन में सहायता करता था। तो ये इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, प्रजा के संतोष तथा बेहतर शासन में सहायता करता था। उसके बाद जो है दिया हुआ है, निम्नलिखित में से चिंगलेपुर जिले के उत्तरामेरूर के शिलालेख में निर्धारित समय के कारण निम्नलिखित में से कौन सभा के सदस्य नहीं बन सकते थे? तो देखिए, तमिलनाडु के चिंगलपट्ट जिले में उत्तरमेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियमानुसार सभा का सदस्य वह व्यक्ति नहीं बन सकता था जिनके पास अपना हिसाब किताब नहीं दिया हो। इसने अपना हिसाब किताब नहीं दिया। 3 वर्ष तक समिति का सदस्य रहा तथा चोरी किया हो। विनिमय का सदस्य बनने हेतु उस व्यक्ति की आयु 35 से 70 वर्ष की होनी चाहिए, 1.5 एकड़ भूमि का मालिक हो एवं अपना घर होना चाहिए तथा वैदिक मंत्रों का ज्ञात हो। तो वे क्या होगा? वे व्यक्ति जिसे अपने घर थे, वे जिनके अपने घर थे, वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब दिया था। उसके बाद तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 35 से 70 वर्ष की आयु के लोगों का है, वेदों का ज्ञान रखने वाला। कौन सा नहीं बन सकते? यानी कि वे जिनके अपने घर थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भाग में गांव प्रमुख ग्राम भोजका के विषय में सत्य नहीं है? तो देखिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों के गांव प्रमुख ग्राम भोजका के विषय में सत्य नहीं है? तो देखिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। गांव के प्रधान व्यक्ति को ग्राम भोजक कहा जाता था। तो गांव का जो है कि जो प्रधान व्यक्ति होता था उसी को कहा जाता था ग्राम भोजक। ठीक है, तो भोजक कहा जाता था। यह पद तो यहाँ पे देखिए, तो राजा ने कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया। उसके पास दास होते थे जो भूमि खेती करने के लिए मजदूर को लगा करते थे, वह प्राय भूस्वामी होता था। उसके पास पद विरासत में मिलता था। तो देखिए इसका सही ऑप्शन जो है होगा, राजा ने उसका कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया। क्या था ना कि गांव का जो प्रधान व्यक्ति होता था उसको ग्राम भोजक कहा जाता था। ग्राम भोजक का पद में जो है कि क्या था ना कि जो बड़ा मतलब कि भूस्वामी होता था यानी कि जमींदार होता था, वो काफ़ी प्रभावशाली होने के कारण राजा जो है उसके कर वसूलने के कार्य उन्हें सौंपते थे, जो ज़्यादा जमींदार व्यक्ति होता था। तो ये न्यायाधीश को कभी कभी पुलिस का भी कार्य करते थे। तो ये जो है कि आपका सही ऑप्शन जो है इसका हो जाएगा कि राजा ने उसका कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया। अब उसके बाद है, मृदा ने कौन से गुण निर्धारण जनक चट्टान करती है? तो मृदा के कौन से गुण? तो देखिए मृदा के गुण का निर्धारण उसकी जनक चट्टान करते हैं। जिसका चट्टान से मृदा का निर्माण होता है, उसी चट्टान को रासायनिक गुण, परंपरागत और संरचना मृदा में पाई जाती है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। ठीक है, यानी कि रासायनिक गुण, परंपरागतता एवं संरचना। अब है, धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतः खोदकर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, धरातल के निकट खनिजों को साधारणतः खोदकर निकाले जाने के लिए प्रक्रिया को उत्खनन या खनन कहते हैं। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो उत्खनन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3। अब दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित है? तो देखिए, दुनिया की जो प्राचीनतम चट्टानें हैं वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। हाँ, तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब आपका अगला प्रश्न है, कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पादन बदलने की वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए, कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पादन में बदलने वाली प्रक्रिया को द्वितीयक क्रिया कहते हैं। ये अर्थव्यवस्था का सबसे पहले ये तो द्वितीयक हो गया। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। और हम कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं, अर्थव्यवस्था का जो है कि 3 क्षेत्र होता है। पहला तो होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र जो यहाँ पे बताएं, और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में जो है कि वो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और द्वितीयक क्षेत्र में वस्तुओं का निर्माण या विनिर्माण के बारे में किया जाता है, और तृतीयक क्षेत्र में आपका जो है
तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। अब है 78 नंबर का प्रश्न में अपेची और क्रो निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए अपेची और क्रो उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले जनजाति है। तो ये इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अमेरिका पाए वाली जनजाति होता है। ये जनजाति काबिलों के रूप में निवास करती है। अपेची जनजाति विलुप्तावस्था में है। यह उत्तरी अमेरिका के ओक्लाहोमा मैदान में रहती है। इसकी जनसंख्या लगभग 1000 बची है। ये जनजातियां साइबेरिया से प्रवासित होकर उत्तरी अमेरिका में आए थे। तो ये अमेरिका के म्यूजियम बैंड में उत्तरी अमेरिका के कबीले, तो उत्तरी अमेरिका के कबीले राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है। तो देखिए सनराइज उद्योग क्या है। उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग का नाम से जाना जाता था। तो इसमें जो है सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग भी शामिल है। तो आपका जो है कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। अब है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। तो देखिए भूमध्य सागरीय वन प्रदेश के फलों को जो है कि कृषि का कारण विश्व फलोद्योग भी कहा जाता है। देखिए यानी कि भूमध्य सागरीय जो वन होता है, वन प्रदेश, उसको फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है, क्योंकि इन क्षेत्र में आमतौर पर ज़्यादातर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसा फल पैदा होते हैं। तो लोग अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है, अतः यहाँ वन्य जीवन कम है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 भूमध्य क्षेत्र। अब इसका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से जहाज़ों को नौकायान में सहायता करता है। तो उच्च ज्वारीय जहाज जो है वो नौकायान में सहायता करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 82 पृथ्वी द्वारा प्रेषित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर कौन परावर्तित करता है। तो देखिए आयन मंडल जो है वायुमंडल का एक ऐसा परत है जिसमें आवृत्ति रेडियो तरंग को परावर्तित करता है। तो इसमें विद्युत आवेशित कणों को अधिकता होती है तथा ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगता है। तो आयन मंडल के अंतर्गत जो है मध्य मंडल तथा ताप मंडल होता है। तो यानी कि आयन मंडल जो है मध्य मंडल के अंतर्गत आता है और मध्य मंडल जो है मध्य मंडल के ऊपर ताप मंडल होता है तथा इसी ताप मंडल के नीचे का क्षेत्र को आयन मंडल कहा जाता है। तो इस प्रकार जो है कि हमारा आयन मंडल पृथ्वी द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर परावर्तित करती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तापमंडल। पर्यावरण के संतुलन बिगड़ जाता है यदि, देखिए पर्यावरण का संतुलन कब बिगड़ता है, जब वनों की अंधाधुंध कटाई होती है। ठीक है, यानी कि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने का मुख्य कारण ये भी आप समझिए कि निर्वनीकरण या भू अपरदन। निर्वनीकरण मतलब ये हुआ कि वनों की अंधाधुंध कटाई, उसके बाद जो है कि पर्यावरण में अनेक प्रकार की समस्या आती है वनों की कटाई से। क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, मरुस्थलीकरण होता है, विलोपन होता है, जलवायु परिवर्तन होता है, जैसे जैव विविधता प्रभावित हो रहा है। मृदा अपरदन के कारण नदी नालों व समुद्र की रेत मिट्टी जमा होने के कारण बाढ़ एवं पर्यावरण समस्याएं बढ़ती जा रही है। तो देखिए पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने का जो मुख्य कारण है वो निर्वनीकरण तथा भू अपरदन के वजह से होता है। अब अगले प्रश्न में आते हैं। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोषणीय दीर्घजीवा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो देखिए सतत पोषणीय विकास का जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण में बिना किसी हानि के वर्तमान तथा भविष्य पीढ़ियों दोनों का जीवन की गुणवत्ता हो सके। तो यानी कि ये क्या है, जीवन के प्रत्येक ये मानव जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 शहर N और M, ठीक है, ग्रीनविच के क्रमशः 15 डिग्री तथा 15 डिग्री पश्चिम 15 डिग्री पूर्व पर स्थित है। इन दोनों शहरों के समय में कितना अंतर होगा। तो देखिए 2 शहर N और M ग्रीनविच जो है क्रमशः 15 डिग्री पूर्व में है और 15 डिग्री पश्चिम में स्थित है। तो इस प्रकार इसका मतलब है कि दोनों शहर का दूरी जो है कि 30 डिग्री हो गया।
तो आप देखिए कि ये जो 15 डिग्री पूर्व है, 15 डिग्री पश्चिम है, ये 30 डिग्री देशांतर हुआ। ठीक है, तो 30 डिग्री देशांतर हुआ तो एक देशांतर आपका 4 मिनट होता है, तो 30 डिग्री देशांतर आपका कितना हो जाएगा, 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे। तो एक देशांतर बराबर होता है आपका 4 मिनट, याद रखिएगा। 1 देशांतर बराबर कितना मिनट होता है, तो 4 मिनट होता है। ठीक है, तो आपका इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अब 86 नंबर के प्रश्न में आते हैं, न्यूनतम वेतन अधिनियम क्या था। तो न्यूनतम वेतन अधिनियम ये है कि श्रमिकों को निश्चित या न्यूनतम वेतन से कम वेतन नहीं होना चाहिए, यानी कि जो न्यूनतम वेतन होता है उसका उतना ही होना चाहिए, उससे कम कभी नहीं होना चाहिए। तो ये वेतन के मुख्य क्या था कि निर्धारित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अब उसके बाद का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 87, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध है। तो ये आपका जो है कि भारतीय संविधान का जो है ये अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। यह संविधान की सामाजिक समानता को अंतर्विष्ट करता है और इसके द्वारा अस्पृश्यता को पूर्णतः समाप्त करने के लिए किसी भी रूप से किए जाने वाले आचरण निषिद्ध किया गया है तथा उससे उत्पन्न किसी अयोग्यता को लागू कर दंडनीय अपराध घोषित किया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 17। भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए, भारत में असमानता का मुख्य कारण, सबसे बड़ा कारण है गरीबी। ये सबसे बड़ा कारण है गरीबी। अगर छोटे तबके के लोग हैं लेकिन उसके पास काफ़ी पैसा है तो उसमें असमानता नहीं करते हैं लोग, लेकिन गरीबी ऐसा होता है जो बड़े जाति से लेकर के छोटे जाति तक में असमानता कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा होगा इसका गरीबी। अब उसका सही ऑप्शन गरीबी। अब आगे के प्रश्न में आते हैं, 89 में क्वेश्चन कह रहा है संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या है। तो देखिए, संवैधानिक अधिकार का उपचार जो है ये दिया है कि नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। ये प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद 90 दिया, हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो देखिए, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार 2005 के अनुसार मृतक के माता पिता को की जो संपत्ति होता है वो अपने पुत्र पुत्रियों को अब समान अधिकार होगा। क्या होगा उसमें, समान अधिकार होगा, यानी कि पुत्र पुत्री और उनकी माताओं को प्राकृतिक संपत्ति में बराबर हिस्सा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने जो है कि SST और प्लस CDP की आपको किरण पब्लिकेशन के सेट 5 के बारे में सेट 5 का हमने पढ़ाया। ठीक है, अगले क्लास में हम जो है कि सेट 6 की चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ठीक है।